नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे हिमालय की नदियां, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र क्या है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और अपने कल जो पढ़ा था वो सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था, जो हिमालय से निकलने वाली नदी। तो हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां वो कैसी होती है? बारहमासी नदियां। अब देखो, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी यानी गंगोत्री हिमालय से निकलती है। गंगा की जो मुख्य धारा है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी। क्या है? भागीरथी। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी हिमानी गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमानी गंगोत्री से। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी हिमानी गंगोत्री से निकलती है। ठीक है। और दूसरी चीज कि अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। और कहां जाके? अलकनंदा देवप्रयाग के अंदर जाके ये क्या है? इससे मिल जाती है। ठीक है। और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में आ जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भाग में आ जाती है। कहां पे आ जाती है? मैदानी भाग। अब देखो, गंगा की जो मुख्य धारा भागीरथी जो कि हिमानी गंगोत्री से निकलती है, और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर कहां पे आ जाती है? ये पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों के अंदर प्रवेश करते जाती है। मैदानी क्षेत्र के अंदर ये प्रवेश करने लग जाती है। ठीक है। इस तरीके से ये गंगा है। ठीक है। और दूसरी चीज कि गंगा जो है, गंगा की जो सहायक नदियां है, यानी नदियां आकर इसमें बहुत सी नदियां आके क्या करने लग जाती है? गंगा के अंदर आके विलीन हो जाती है। और जिसमें जो मुख्य जो नदी है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, यानी सहायक नदियां। सहायक नदियां यमुना, गंडक, कोसी। देखो, यमुना, गंडक, कोसी और घाघरा, ये सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां कौन सी बताई गई है? गंगा की जो सहायक नदियां यमुना, गंडक, कोसी और घाघरा, ये यमुना की सहायक नदियों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री कहां से? यमुना, इसमें जो बताई गई है कि यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी हिमालय की हिमानी से निकलती है। अब देखो, यमुना नदी हिमालय की हिमानी यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है। और दूसरी चीज कि यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। कहां पे? ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। मतलब यमुना नदी इलाहाबाद में जाके किसमें विलीन हो रहा है? इसका जल
जाके किसके अंदर मिल रहा है, वो गंगा के अंदर जाके मिल जाता है। और घाघरा, गंडक, कोसी जो कि नेपाल हिमालय, घाघरा, गंडक, कोसी जो कि क्या बताया गया, नेपाल हिमालय से निकलती है। ये घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल हिमालय से निकलती है। कहां से निकले, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियां नेपाल हिमालय से निकलती है। जो हिमालय नेपाल में स्थित है, वहां से इन नदियों का उद्गम स्थल माना गया है। और कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान, यानी वहां क्या है, कारण क्या है कि प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ भी आ जाती है। जो ये नदियां वहां से निकल रही नेपाल हिमालय से, तो इन नदियों के कारण उत्तरी मैदान के अंदर बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। जो बिहार, जो कोसी नदी है वो बिहार के शोक के नाम से भी जानी जाती है, यानी बिहार के अंदर जो उत्पात मचाती है वो नदी कौन सी है, कोसी नदी। और इनसे क्या बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न होने लग जाती हैं और मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि, यानी नदियां क्या करती है, ये जो नदियां हैं ये नदियां मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि भी बना देती है। नदियां जो अपने बहुत दूर से बहती हुई आती है, हिमालय की नदियां, तो अपने साथ में जो है सिल्ट वगैरह, निक्षेपण वगैरह ये अपने साथ में बांध के लेके आती है। तो जिससे क्या उपजाऊ मिट्टी भी इनके साथ में आती है, जिससे उस आसपास के क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र के हिस्से के अंदर जो कृषि योग्य जो बनने का कारण है, इन नदियों के जल के कारण ही है, क्योंकि वहां जल की उपलब्धता भी बनी हुई रहती है। पहाड़ों से निकल के ये नदियां कहाँ आ रही है, मैदानी भूभागों के अंदर। और इन नदियों के कारण ही जो मैदानी भूभाग है वो क्या कैसा हो जाता है, कृषि योग्य भूभाग बन जाता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, यानी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से मुख्य सहायक नदियां जो है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से जो नदियां हैं वो मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा, कौन सी नदियां, चंबल, बेतवा तथा सोन है। प्रायद्वीपीय ये जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में से आने वाली जो मुख्य नदियां हैं, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में से जो मुख्य नदियां जो आने वाली है उसमें चंबल, बेतवा, सोन ये इत्यादि मुख्य नदियों की श्रेणी के अंतर्गत आती है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की। ठीक है। और दूसरी चीज कि इनकी लंबाई कम होती है। जो प्रायद्वीपीय जो नदियां होती है इनकी लंबाई क्या होती है, बहुत ही कम होती है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई बहुत कम होती है। और दूसरी चीज कि पानी की मात्रा भी कम होती है, क्योंकि इनमें केवल ये मौसमी नदियों के नाम से जानी जाती है। ये वर्षा काल के अंदर ही नदियां प्रवाहित होती है, अन्यथा ये नदियां प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि वर्षा काल के पश्चात यानी गर्मियों के अंदर आते आते तो इन नदियों का जल क्या होने लग जाता है, सूखने लग जाता है और इनकी धाराएं भी लंबी नहीं है। और जो ये नदियां हैं यानी जो गंगा का जो डेल्टा है, यानी गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी गंगा सबसे बड़ा, यानी गंगा है जो क्या कर रही है, गंगा नदी डेल्टा बनाने का कार्य भी कर रही है, यानी इससे डेल्टा भी बनता है और दो भागों में बढ़ जाती है। यानी गंगा आगे जाके क्या करने लग जाती है, दो भागों के अंदर विभाजित हो जाती है, जिसमें भागीरथी, हुगली। अब इसके जो दो भाग है, ये गंगा जो नदी है आगे जाके क्या दो भागों के अंदर प्रवाहित हो जाती है। इसमें पहला कौन सा है, भागीरथी, हुगली। गंगा दो भागों में विभाजित क्या करती है, गंगा दो भागों में विभाजित होती है, भागीरथी और हुगली। दो भागों में जो विभाजित होती है कौन कौन सी, भागीरथी और हुगली। जो दक्षिण की तरफ बहती है, और किस ओर बहती है नदियां, गंगा नदी, ये जो दो भाग इसमें वो दक्षिण की ओर बहती है। किस ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती
बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए, कहां से निकलती है, डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी भागीरथी हुगली डेल्टा के मैदान से होती है किस ओर मिल जाती है, ये जाके उसमें बंगाल की जो खाड़ी है उसमें जाके ये मिल जाती है। और मुख्य भाग यानी इसका जो गंगा का जो मुख्य भाग है वो दक्षिण की ओर बहती है। इसका मुख्य भाग जो क्या है, गंगा का मुख्य भाग क्या है, गंगा का मुख्य भाग दक्षिण की ओर बहती है। अब जो इसका जो मुख्य भाग है, गंगा का जो मुख्य भाग है वो किस ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। क्या करती है, दक्षिण की ओर बहती है तथा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और देखो गंगा का जो मुख्य भाग है वो किस ओर बहता है, दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर बहते हुए गंगा का जो मुख्य भाग है दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश के अंदर ये क्या कर लेती है, गंगा प्रवेश कर जाती है इस तरीके से। और दूसरी चीज इसमें ये बताई गई है कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। यानी बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो यहाँ कौन सी नदी से आके मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी, यानी गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी का वहां मिलन हो जाता है, दोनों ही नदियां वहां जाके मिल जाती है, आकर मिल जाती है। और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी अब इनका जो समुद्र से विलीन होने से पहले यानी समुद्र में मिलने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो नाम है यानी दोनों मिलने के पश्चात इनका नाम क्या हो जाता है, मेघना। इनको क्या कहा जाता है, मेघना के नाम से जानी जाती है। ना तो गंगा कहलाएगी ना ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, वहां एक नया ही नाम है और वो नाम कौन सा इनका, मेघना के नाम से जानी जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र इन नदियों के द्वारा जो डेल्टा बन रहा है उस डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब गंगा की जो लंबाई है, गंगा की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर से अधिक है। कितनी है, 2500 किलोमीटर से अधिक। लंबाई कितनी बताई गई है, लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक, मतलब ये समकक्ष हो गई। यानी 2900 किलोमीटर कौन सी है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी के समकक्ष ही ये नदी हो जाती है। तो यानी बराबर से इनकी लंबाई दी गई है। तो नदियों में क्या है कि नदी 2500 किलोमीटर से अधिक है। और दूसरी चीज कि नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। जो हिमालय से जो नदियां आती है, बहुत लंबी नदी होती है, तो उनके अंदर बहुत से बड़े बड़े विसर्गों का भी निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से गंगा नदी के बारे में इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो आपको उतारने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। अब देखो ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के से इसका उद्गम बताया गया है। यानी तिब्बत की मानसरोवर झील से उद्गम, मतलब तिब्बत की मानसरोवर झील से किसका उद्गम बताया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बताया गया। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत की मानसरोवर झील से बताया गया है। और इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, मतलब इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सिंधु नदी से अधिक है। मतलब इसकी लंबाई यानी ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है सिंधु नदी से कुछ ही अधिक है।
ज्यादा नहीं है, कुछ ही, क्योंकि उसकी 2900 किलोमीटर है, तो इसकी अनुमानित ये मान लो 31 होगी या 3000 किलोमीटर होगी। इस तरीके से इसकी जो लंबाई है वो सिंधु नदी से कुछ ही क्या बताई गई है, अधिक बताई गई है। और दूसरी चीज की लंबाई में कुछ अधिक है और अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। इसका जो मार्ग है, इसका मार्ग अधिकांश कहां से बताया गया, भारत से बाहर, मतलब ये नदी भारत के अंदर बहुत ही कम प्रवाहिमान है। इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो किस ओर है, भारत से बाहर ही बताया गया है, भारत से बाहर के क्षेत्र के अंदर ये नदी बहती है। और दूसरी चीज कि नामचा बारवा शिखर, मतलब नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में अरुणाचल से प्रवेश करती है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर क्या कर रही है कि नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर अरुणाचल जल में प्रवेश करते समय यू आकृति बनाती है। अब देखो नामचा बारवा शिखर से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के वहां पे, और जब प्रवेश करती है उस समय अंग्रेजी के यू आकृति का निर्माण करती है। जब ये भारत के अंदर प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के वहां से, कहां से प्रवेश कर रही है, अरुणाचल प्रदेश के वहां से भारत के अंदर प्रवेश कर रही है, तो वहां किसका निर्माण कर रही है, अंग्रेजी के यू आकृति का ये निर्माण करती है। और इसमें ध्यान के नाम से जाना जाता है, यानी इसमें अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। और कैसे प्रवेश करती है, यह है अरुणाचल में गोर्ज के नाम से प्रवेश करती है। अब देखो ये अरुणाचल में गोर्ज के नाम से प्रवेश करती है, इसमें अरुणाचल के अंदर जो प्रवेश कर रही है वहां गोर्ज के नाम से, और दिहान के नाम से जाना जाता है, प्रवेश करती है दिहान के नाम से। तो किस नाम से जाना जाता है, दिहान के नाम से भी जाना जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है, और असम के अंदर क्या करती है, दिहान, लोहित, केनुला और दूसरी जो सहायक नदियां इससे मिलकर, यानी बहुत सी इसकी जो सहायक नदियां इससे मिलकर किसका निर्माण कर रही है, असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण कर रही। बहुत सी नदियां इसमें आके मिल जाती है और मिलके किसका निर्माण कर रही है, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत कैसा क्षेत्र है, शीत एवं शुष्क, मतलब सर्दी अत्यधिक पड़ती है वहां पे और उपजाऊपन भी नहीं है वहां पे, तो शीत व शुष्क वाला क्षेत्र है तिब्बत। और वहां भारत में ये उच्च वर्ग वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत के अंदर ये नदी किस रूप में गुजरती है, उच्च वर्ग वाले क्षेत्र के अंदर, यानी उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। जहां अत्यधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र से ये नदी भारत के अंदर प्रवेश वहां से ये प्रवेश करके निकलती, आगे से आगे बढ़ती हुई जाती है जहां अत्यधिक बारिश होती है। और असम में ब्रह्मपुत्र, मतलब असम के अंदर ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं के अंदर प्रवाहित हो जाती है। असम के अंदर ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, अनेक धाराओं में बहकर एक गुंफित के रूप में
क्या है, गुम्फित के रूप में बहती है और बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। असम के अंदर जब प्रवेश करती है तो बहुत सी गुम्फित धाराओं के अंदर ये बढ़ जाती है और वहां और बहुत से द्वीपों का, बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण। एक तो समुद्री द्वीप होते हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं, और जो नदियां, जब चौड़ी नदियां, बीच में टापू का स्थान जो होता है, छोटा सा स्थान अगर जहां पानी नहीं पहुंचता है, तो ऐसे द्वीपों का यानी नदी द्वीपों का निर्माण भी कौन सी नदी कर रही है, ब्रह्मपुत्र नदी कर रही है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण भी ब्रह्मपुत्र के द्वारा किया जाता है। यानी नदियों के द्वारा जो द्वीप बनाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो किसके द्वारा बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। और प्रत्येक वर्ष ये नदी क्या करती है, प्रत्येक वर्ष जो वर्षा ऋतु होती है उस समय अपने किनारों को छोड़कर ये बहने लगती है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, प्रत्येक वर्ष वर्षा काल के अंदर अपने किनारे यानी तटीय क्षेत्रों को छोड़ के उससे बाहर की ओर ये बहने लग जाती है और आसपास के जितने क्षेत्र है वहां ये कोहराम मचाती है, यानी कुख्यात नदी के रूप में ये जानी जाती है और आसपास के क्षेत्र को अपने जल के अंदर, आगोश के अंदर ले लेती है और बाढ़ की स्थितियां वहां बना देती हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट बिंदु होगा ये ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चात में प्रायद्वीपीय नदियां, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां क्या है। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो प्रायद्वीपीय, जो इतनी देर हम पढ़ रहे थे हिमालय की नदियों के बारे में, अब हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। अब प्रायद्वीपीय जो नदियां, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः जल विभाजक का निर्माण करती है। यह है नदियां भारत में जल विभाजक का निर्माण किसका निर्माण कर रही है, यह नदियां भारत में जल विभाजक का निर्माण भी करती है। यानी प्रायद्वीपीय नदियां भारत के अंदर जल विभाजक का निर्माण करती है और पश्चिमी घाट द्वारा होता है। कहां पे होता है, पश्चिमी घाट द्वारा होता है। कहां पे होता है, जो जल विभाजक का जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है, पश्चिमी घाट द्वारा होता है, पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। और प्रायद्वीपीय भाग की जो मुख्य नदियां, प्रायद्वीपीय घाट की जो मुख्य नदियां हैं वो कौन सी है, इस क्षेत्र की मुख्य नदियां, यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो मुख्य नदियां हैं इसमें बताई गई है महानदी, गोदावरी, कृष्णा। महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। इस क्षेत्र की ये क्या बताई गई है, मुख्य नदियां बताई गई। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो मुख्य नदियां हैं वो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इस क्षेत्र की ये प्रमुख नदियां बताई गई है। और बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है। यह है बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है। मतलब ये अपना जल किस ओर लेके जा रही है, बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल लेके जाती है। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अपने जल को किस ओर उड़ेलने का काम कर रही है, ये बंगाल की खाड़ी की ओर ये नदियां अपना जल उड़ेल रही है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, इनका जल मुख्यतया किस ओर जाता है,
बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है और बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाके वहां क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बंगाल की खाड़ी के अंदर यानी मुहाने पर डेल्टे का निर्माण भी करती है। जब उसमें जल गिराती है, यह मुहाने पर डेल्टा निर्माण करती है। ये क्या कर रही है, ये नदियां मुहाने पर डेल्टे का निर्माण भी कर रही है, यानी डेल्टे का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियां, इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी नदियां हैं वो नर्मदा और तापी नदियां, बड़ी नदियां पश्चिम की तरफ बहती है। इसकी दो बड़ी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है। अब देखो इसकी जो दो बड़ी नदियां हैं वो किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, जिसमें नंबर 1 है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती नदी है। तो ये जो दोनों नदियां हैं अपना जल किस ओर लेके जा रही है, पश्चिम की ओर लेके जा रही है और ये सबसे बड़ी नदियों की श्रेणी के अंतर्गत भी आती हैं। और जो ये नदियां हैं पश्चिम की तरफ बहती है और जवार नदमुख का निर्माण भी करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियां यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां हैं उनकी अफवाह द्रोणियां अपेक्षाकृत क्या होती है, छोटी होती है। हिमालय से बहने वाली जो अफवाह द्रोणियां हैं उनसे इनकी अफवाह द्रोणियां क्या बताई गई, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो बहने वाली जो नदियां हैं उनसे छोटी बताई गई है। अब हम नर्मदा नदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, नर्मदा द्रोणी के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां हैं उसमें मुख्य जो नदी है जो अपना पश्चिम की ओर अपना जल लेके जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नर्मदा द्रोणी, अब देखो नर्मदा द्रोणी के बारे में क्या बताया गया है। नर्मदा द्रोणी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी, उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों मतलब जो उद्गम है वो कहां से, मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक जो पहाड़ियां हैं उससे इसका उद्गम बताया गया है नर्मदा नदी का। और पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, यह है इस ओर पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी के अंदर बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। ये नदी किस ओर बहती है, ये पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी के अंदर ये बहने का कार्य करती है, बहती है। और समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी क्या करती है, समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण भी करती है। इस नदी से बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण होता है। मतलब इस नदी से क्या है, इस नदी के द्वारा बहुत से ऐसे
प्राकृतिक मनोरम दृश्यों का निर्माण भी होता है। और जो ये नदी है जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों, यानी जबलपुर के निकट, मध्य प्रदेश में जबलपुर, तो जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में ये नदी गहरे गोल्स में बहती है। कहाँ पे? जबलपुर के निकट जो है ये नदी संगमरमर की जो शैल है, संगमरमर की जो चट्टानें उनके वहां से बहती है और वहां पे बहुत से गोल्स का निर्माण भी करती है। और ये नदी जो है, जहां ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है, जहां ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण भी करती है। इस नदी द्वारा तीव्र वेग से बहने के कारण, इस नदी द्वारा तीव्र वेग से बहने के कारण धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है। अब इस नदी द्वारा तीव्र वेग से बहने के कारण धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी होता है। इसके द्वारा? नर्मदा नदी के द्वारा। अब नर्मदा की सभी सहायक नदियां, जो नर्मदा नदी है उस नर्मदा नदी की सभी सहायक नदियां छोटी हैं और इनमें से, यानी इस नर्मदा नदी की जो जितनी भी सहायक नदियां हैं वो छोटी है और इनमें से अधिकतर संपूर्ण पर मुख्य भाग में मिलती है। कहां पे मिलती है? इस नदी में मिलने वाली नदियां सब छोटी हैं और ये संपूर्ण पर जाकर इस नदी के अंदर विलीन हो जाती है वो नदियां। और नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। यानी ये नदी क्या है कि गुजरात के कुछ भागों के अंदर ये विस्तृत है। बाकी जो ये नदी है क्या है, एक छोटे से भूभाग है, छोटे से क्षेत्र के अंदर बहने वाली नदी है, तो यानी विस्तृत है। और इसमें जो इसके जो सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती है वो बहुत ही छोटी नदियां होती है जिनमें अत्यधिक जल नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा तापी नदी, जिसका हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।